नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपनापैसा.com। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में बलवंत साहब। और आइए देख लेते हैं आज क्या खास रहने वाला है। आज हम किन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। आज एजुकेशन लोन सेंट्रिक क्वेरी है जिससे हम शुरुआत करेंगे। आगे चलते हुए ऑटो लोन ऑफर्स का जायजा लेंगे। साथ ही होम लोन की एलिजिबिलिटी इंडिविजुअल ने भेजा है, उसका भी हम चेक करेंगे। वो होम लोन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो देखेंगे किस तरह से ये ऑफर्स हैं और वो उनको किस तरह से वो अवेल कर सकते हैं। अगर आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने प्रश्न हम तक भेजने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कर्ज, और बाकी डिटेल्स हमें 57575 पर भेज सकते हैं। मेल के जरिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी है जिस तरह से आप हमें मेल भेज सकते हैं moniguru@zenetwork.com पर, और SMS के जरिए कर्ज मेंशन कीजिएगा जरूर पहले, और उसके बाद डिटेल्स 57575 पर आप भेज सकते हैं। जादव महेश पहले व्यूअर हमारे साथ जिनके हम क्वेरी को आज इंक्लूड कर रहे हैं, महाराष्ट्र से समय लाइन पर हैं। इनका प्रश्न एजुकेशन लोन पर है। उम्र 20 ईयर्स और मेंशन किया इंजीनियरिंग के लिए चाह रहे हैं। आपका स्वागत है। आप बता पाएंगे इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो गया है, मतलब क्या एग्जैक्टली आप शेयर करना चाहते हैं ये जो आप लोन के प्लान कर रहे हैं? नहीं सर, अभी एडमिशन नहीं हुआ है, अभी करने गए अगस्त में। अच्छा, उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसेस आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कहाँ से करने का सोच रहे हैं आप? इंजीनियरिंग में पुणे यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा हूँ। इससे पहले आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से किया है? लास्ट क्वालिफिकेशन मैंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर दिया है, आदित्य कॉलेज बीड से। अच्छा, ये आप कितने एजुकेशन लोन के बारे में सोच रहे हैं लेने का? 4 लाख रुपीज। 4 लाख? 4 लाख? हाँ, आपको राय दिलवाते हैं। इसको लेकर काफी सारी स्कीम्स इस समय है, रनिंग है। बलवंत साहब, आप कैसे इनको गाइड करेंगे? काफी PSU बैंक्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफी फोकस है इस क्षेत्र पर। डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ये मिले और आसान शर्तों पर मिले, मिलने के बाद रीपेइंग भी काफी इजी टर्म्स पर है। ये आप इनको किस तरह से राह दिखाते हैं आगे? देखिए महेश जी, ऐसा है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अपने मेंबर बैंक के लिए एक स्कीम जारी की है जिसके तहत 4 लाख रुपए तक का जो एजुकेशन लोन है उसके लिए कोई भी कोलेटरल इंसिस्ट नहीं किया जाएगा। जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। चूंकि ये आप बता रहे हैं कि आपको 4 लाख तक का ही लोन चाहिए, तो बिना कोलेटरल के और बिना पेरेंटल इनकम के मिल जाएगा आपको। अब इसके लिए आपको जो आपका जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है, आपकी आइडेंटिटी है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे। आप जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उसका कंफर्मेशन चाहिएगा। मतलब आप एक बार आप जो कॉलेज में या जो कोर्स के लिए एडमिशन कर लेना चाहते हैं उसका एडमिशन आपका एक बार हो जाए, उसके बाद आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बैंक आपको लोन दे सकती है। बहुत सारी PSU बैंक्स वगैरह इसमें एक्टिव है जिसमें 12.25% से लेकर 13.5-14% तक का ब्याज है। और अगर आपको ड्यूरिंग द जो लोन एजुकेशन के टाइम ही अगर आप इंटरेस्ट सर्व करते हैं तो आपको इंटरेस्ट में भी कंसेशन मिलता है। परंतु अगर आप ड्यूरिंग द एजुकेशन आप नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो भी आपको एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी मॉरेटोरियम रहता है, जिसमें आपका या तो जॉब लगने के 6 महीने बाद या कोर्स पूरा होने के 12 महीने के बाद आपको वो रीपेमेंट शुरू करना पड़ेगा। राइट, तो इस तरह से आपका जहां पे अकाउंट हो या आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहां आप कोई भी PSU बैंक है उनको आप अप्रोच करिए। आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपका कितना खर्चा वगैरह लगेगा वो भी उनको बताना पड़ेगा। राइट, और वहां एडमिशन हो जाए उसके बाद जिस तरह से वो पूरा वर्क करेगा। अभी तो आप क्योंकि उस तरफ सोच रहे हैं, वहां उसमें उनको वो सारा प्रूफ चाहिए होगा और लास्ट एग्जाम्स की जो सब डिटेल्स, मतलब क्वालिफिकेशन की, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आप उस तरह से आगे मूव कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिन पर आप नजर रख सकते हैं वो स्क्रीन पर है, और जो ऑफर्स हैं और जो कुछ इस समय बैंक्स ऑफर कर रहे हैं वो भी आप नजर रखते हुए इसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये मेल के जरिए मुजफ्फरनगर से प्रश्न है। युविका जैन का ये प्रश्न है। युविका जानना चाह रही हैं ऑटो लोन पर इनकी क्वेरी है। इन्होंने मेंशन किया है कि इनके हस्बैंड की जो सालाना आय है 15 लाख है, और साथ ही इन्होंने मेंशन किया कि 8 लाख का एक कार लोन लेना चाह रहे हैं। इस पर जरूर इनको हम राय देते हैं। बाकी और डिटेल्स इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं। क्या किसी प्रकार से कोई और लोन पहले चल रहा था? क्या सब कुछ स्मूथ है? अगर हम मानकर चलें किसी प्रकार से कोई इश्यूज नहीं रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो इन दैट केस तो बलवंत साहब ये इनको तो इजीली मिल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऑटो लोन को लेकर। ऑफर्स बहुत सारी हैं। देखिए भूमिका जी के लिए ये जो ऑटो लोन मिलना बहुत इजी है, क्योंकि जो इनकम बता रहे हैं वो 15 लाख की और लोन उनको 8 लाख का चाहिए।
तो अगर बाकी पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं, जैसे अगर उनका कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं चल रहा है या उनके हस्बैंड का क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छा है, तो इनको लोन आराम से मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% स्टेट बैंक का है। इसके अलावा बाकी जो प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो भी एक्टिव है, वहां से लोन ले सकते हैं। लोन लेने के पहले आप एक बात का ध्यान रखिए, आप पहले अपना कितना लोन चाहिए और कितने साल के लिए चाहिए वो डिसाइड कर लीजिए। जो मैन्युफैक्चरर, जो डीलर आपको जो कंसेशन या डिस्काउंट देता है, उसके एवज में आप एसेसरी के लिए एग्री मत हुई, पहले डिस्काउंट नक्की कर लीजिए और एसेसरी की प्राइसिंग अलग से करवाइए। इंश्योरेंस भी डीलर के थ्रू मत लीजिए, मेरा एडवाइस रहेगा आप खुद लीजिए। और फिर जितने भी लेंडर आपको ये ऑफर दे रहे हैं उसमें सबकी ईएमआई कंपेयर कर दीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किसका लोन सस्ता है। नॉर्मली जो ये ऑटो लोन है उसमें लेंडर जो एक्स शोरूम प्राइस है उसका 80% से 100% तक का फाइनेंस करते हैं, परंतु जो ऑक्ट्राई ड्यूटी लगती है, जो वैट या सेल्स टैक्स लगता है, या जो इंश्योरेंस की कॉस्ट वगैरह है, वो आपको बेयर करनी पड़ती है। पर मेरे हिसाब से अगर दूसरे कोई इश्यूज नहीं है क्रेडिट हिस्ट्री के, तो आपके हस्बैंड को कार लोन आराम से मिल जाएगा। जी, ऑल द बेस्ट। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। जनरली बलवंत साहब, ये 3 साल 5 साल राउंड अबाउट इसके आसपास कई से ज्यादा भी ऑफर कर रहे हैं टेन्योर, उस तरह से ही रहेगा ये जो ऑफर्स रहेंगी मार्केट में? हाँ, वही 3 और 5 साल के बीच का जनरली टेन्योर रहता है और उसी के हिसाब से नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज करता है। जी, हम आइए अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये मुंबई से है। एसएमएस के जरिए दीपक कुमार जी का प्रश्न है, होम लोन पर है। इन्होंने मेंशन किया है कि मर्चेंट नेवी में है और इनकी जो मंथली इनकम 60,000 और साथ ही इनको 15 लाख का ये होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनसे हम बात कर पाते तो और बेहतर, लेकिन जो ये प्रश्न जो सीमित हमारे समक्ष है, इसमें आप कैसे देखते हैं? ये तो काफी ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है। ब्याज दरों को लेकर जिस तरह से माना जा रहा है कि इस साल अब थोड़ी नरमी रहेगी, जो इंटरैक्शन हुआ एफएम का भी इंडस्ट्री के साथ पोस्ट बजट, उसमें भी उन्होंने भी इंडिकेशंस दिए हैं कि इसमें आगे चलते हुए नरमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बीच में आप इनको किस तरह से राय देंगे और कैसे देखना चाहिए जनरली जो इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी, जो 40-50% तक जनरली बैंक्स देखते हैं ईएमआईज को? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, दीपक जी का जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से उनको 60,000 की इनकम है तो करीब 22 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। परंतु अगर लोन 20 लाख से कम का लेते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 90% तक भी बैंक लैंड कर सकता है। परंतु अगर लोन की अमाउंट 20 लाख से ऊपर चली जाती है तो 80% ही फाइनेंस होता है। और अभी आरबीआई का जो नया डायरेक्शन आया है उसमें जब बैंक फाइनेंस करेगी तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये 20% के अलावा जो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट उनको खुद के पॉकेट में से करना पड़ेगा। और मेरा सजेशन है कि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने भी बताया कि अभी सॉफन होने वाली है, एटलीस्ट पिक तक पे तो पहुंच गई। आरबीआई ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि अभी रेट बढ़ेगी नहीं, तो उनको फिक्स रेट ऑफ का प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेना चाहिए। जो फ्लोटिंग रेट का प्रोडक्ट है वो लेना चाहिए, जिससे क्या है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी तो उनकी भी जो इफेक्टिव एप्लीकेबल रेट है वो कम हो जाएगी। जी, इस नोट पर हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जिस तरह से भी हमने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, साथ ही होम लोन संबंधित क्वेरी थी। ब्रेक के उस पार जब हम लौट कर आएंगे तो कई और प्रश्न है, बिजनेस लोन संबंधित क्वेरी है, इसका हम जायजा लेंगे। साथ ही सिविल संबंधित इश्यूज हैं और हम गोल्ड लोन के ऑफर्स जो मार्केट में इस समय है उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन के बाजार पर और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। ये प्रश्न जोधपुर से है, प्रेम डेटशिट का एक क्वेश्चन है। प्रेम साहब का जो क्वेरी है, ये प्रोजेक्ट इन्होंने मेंशन किया है जिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाना चाह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएंगे हमें, आपने मेंशन किया है आपको जो लोन की आप बात कर रहे हैं इसकी लागत आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट 55 लाख की लागत रहने वाली है। ये वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाने का क्या प्लान है, कहां पर ये प्लान है, थोड़ा सा आप बताएंगे? नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये इसके लिए आपने ये जो क्या एग्जैक्टली प्लान तैयार किया है, थोड़ा शेयर करेंगे आप? सर ऐसा है कि इसमें मैंने जो ये प्लांट के बारे में विचार किया है तो ये अभी रनिंग है, 12 मंथ चलने वाला।
प्रोडक्ट है। अच्छा, तो ये आप इसी लाइन में है, मतलब कितने समय से हैं? ये कितना आपका अनुभव है इस लाइन का, कितना एक्सपीरियंस है? 1 ईयर सर। 1 साल का अनुभव है। आपको हम राय दिलाते हैं, ये जहां पर लगाने की सोच रहे हैं इस पर आपने बताया। बलवंत साहब, आप इनको कैसे राय देना चाहेंगे? इस तरफ अगर हम देखें, स्कीम्स तो हैं, लेकिन कितना ही कन्विंस कर पाएंगे बैंक को, वो काफी हद तक उस पर निर्भर करेगा। ये इनका अनुभव, जैसे मैं बताया, 1 साल से हैं इस लाइन में, लेकिन पूरा जो एग्जैक्टली प्लान है और किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो तो डिटेल्ड, उसका आप किस तरह से इनको राय देते हैं आगे, ये कैसे आगे इसको लेकर बढ़े? देखिए प्रेम साहब, ऐसा है कि लेंडर बिजनेस लोन देने के पहले ये जरूर इंश्योर करना चाहेगा कि आपको उस लाइन का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है परंतु आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है, तो बैंक आपको लोन दे सकता है। और जहां तक सवाल आपके 50 लाख के प्रोजेक्ट का है, गवर्नमेंट की MSMED एक्ट के अंदर स्कीम आई हुई है जिसके तहत 1 करोड़ रुपए का लोन जो है वो बैंक बिना कोई कोलेटरल इंसिस्ट किए हुए दे सकती है। इसके लिए आपको जो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां जाके आपकी जो यूनिट है या आपकी जो कंपनी है उसको एज ए SME रजिस्टर कराना पड़ेगा। और लोन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। जो आपके जो फंड फ्लो है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके प्रोजेक्शंस आपको देने पड़ेंगे, एटलीस्ट जितने साल तक का आप लोन लेना चाहते हैं तब तक का। और उससे प्रोजेक्शन से बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप बैंक का जो लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट का कैसे सर्विस करेंगे और जो प्रिंसिपल पेमेंट है उसको कैसे रिपेमेंट करेंगे। और मेरा सजेशन रहेगा, आपका एक तो आपका जो जिनके साथ बैंकिंग रिलेशनशिप है उनको अप्रोच करिए, तो आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है, आपकी अकाउंट ऑपरेशंस है वो उनको आइडिया है, तो थोड़ी फैमिलियरिटी का आपको फायदा मिल जाएगा। और दूसरा मेरा सुझाव रहेगा कि ये प्रोजेक्शंस वगैरह बनाने के लिए कोई प्रोफेशनल आदमी है उसकी मदद लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज है जैसे डेट इक्विटी रेशियो है, बहुत सारे रेशियो वगैरह भी कंप्लाई होने चाहिए, तो वो प्रोफेशनल आदमी का डे टू डे का काम होता है। सो ही इज इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प यू इन दैट काउंट। जी, तो इस तरह से आप इस पूरी प्रक्रिया को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये अगली क्वेरी जो हम ले रहे हैं ये मुंबई से है। श्रीनिवास जी का ये सवाल है। श्रीनिवास जी ने एग्जैक्टली मेंशन किया है, सिविल संबंधित इनकी क्वेरी है, सिविल में नाम है, इन्होंने लोन संबंधित इनके कुछ इश्यूज रहे थे और उसके बाद इन्होंने उसको क्लियर किया है, बैंक से NOC भी इन्होंने लिया है। आप कह रहे हैं सिविल में नाम अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है, आगे इसको किस तरह से ले सकते हैं? अब ये होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पहले क्रेडिट कार्ड संबंधित कुछ इश्यूज रहे हैं। बलवंत साहब, ऐसा हमने देखा कई बार, कई इंडिविजुअल्स के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स कई बार हो जाती है, आप इनको किस तरह से राय देना चाहेंगे? ऑब्वियसली अब जिस तक इनका जिस तरह से नाम उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है और प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इस लेंडर के साथ भी और दूसरे बैंक्स के साथ भी डील करने में इनको अब मुश्किल रहने वाली है। तो ये स्पेसिफिकली इसको किस तरह से आगे लेकर बढ़ सकते हैं? अगर कुछ जेन्युइन रीजंस रहे हैं जिस वजह से प्रॉब्लम रही और आगे पीछे बाकी ट्रैक रिकॉर्ड स्मूथ है, तो कैसे मतलब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे? सौरभ जी, मैं अपने व्यूअर्स को एक बात क्लियरली बताना चाहता हूं कि जो सिबिल में नाम आने का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। सिबिल तो एक आईना है जहां पे जो भी आपके बैंकिंग चैनल के ट्रांजैक्शंस है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आपने कहीं डिफॉल्ट किया है, कहीं डिले किया है तो रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आप अपना जो पेमेंट है होम लोन का या क्रेडिट कार्ड का, अगर आप टाइम पे भी पेमेंट करते हैं तो भी सिबिल के रिकॉर्ड पर दिखता है कि भाई ये बोरोवर का पेमेंट ट्रैक अच्छा है। तो ये बात तो हुई सिबिल में नाम आने की। तो सिबिल जैसे इन्होंने क्रेडिट कार्ड, लेकिन बलवंत साहब ये कह रहे हैं कि इनका स्पेसिफिकली डिफॉल्टर्स की जो लिस्ट है उसमें नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसमें हालांकि इन्होंने क्लियर भी किया है और उस लिस्ट डिफॉल्टर्स लिस्ट में तो मतलब इनको उसको लेकर काफी कंसर्न्स हैं आगे। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। सिबिल अलग से कोई डिफॉल्टर लिस्ट नहीं इश्यू करता है। सिबिल के रिकॉर्ड पे सिबिल एक प्रकार से आईना है, जो आपके ट्रांजैक्शन है वैसे के वैसे दिखेंगे। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड यूज किया है और उसका पेमेंट करने में डिले हो गया है, या अगर पेमेंट करने के डिले होने के बाद में आपने उसका पेमेंट कर दिया, सेटल कर दिया है, तो ये जो फैक्ट है वो आपके जो क्रेडिट रिपोर्ट है और क्रेडिट स्कोर है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर जैसे ये बता रहे कि उन्होंने पेमेंट करने में डिले हो गया तो वो उनके रिकॉर्ड में दिखेगा। और कोई भी लेंडर लोन देने के पहले आपका क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाएगा जिसमें दिखेगा, 2 चीजें दिखेगी। एक तो आपने डिले कर दिया था पेमेंट का, दूसरा आपका
आपने बाद में पेमेंट कर दिया है वो भी दिखेगा। परंतु अगर आपने पेमेंट करते टाइम कुछ कंसेशन लिया है लेंडर से, जी। मतलब बैंक को कुछ राइट ऑफ करना पड़ा है, तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर राइट ऑफ दिखता है तो वो बहुत नेगेटिवली आता है आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे, और आपको आगे कोई भी इंस्टीट्यूशन जल्दी से लोन नहीं देगा, क्योंकि पहले ही एक लेंडर को कुछ राइट ऑफ करना पड़ा है। तो अगर आपको कुछ अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो इंप्रूव करनी है, तो आपको कोई क्रेडिट सिक्योर्ड कार्ड लेना चाहिए जी, जो आपके जैसे गोल्ड है, यूनिट्स है, शेयर्स हैं, आपकी अच्छी पेड वैल्यू वाली पॉलिसी है, एनएसी है, उसके सामने, या फिक्स डिपॉजिट है उसके सामने ले सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो जो पुराने ट्रांजैक्शन है वो पीछे की तरफ चले जाएंगे, और जो उसको वेटेज कम हो जाता है। और ये जो नए ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने टाइमली अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है, तो उससे आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो क्रेडिट ब्यूरो के सिबिल के जो रिकॉर्ड है, वो रिपोर्ट है, वो ब्रह्म वाक्य नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन थे जिसकी वजह से आपको डिले हो गया, तो आप जो लेंडर को अप्रोच कर रहे हैं उनको जाके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ प्रूव कर दीजिए कि मेरा ये समय में नौकरी छूट गया, या ये कोई पर्टिकुलर रीजन हो गया जिसकी वजह से मैं लोन सर्विस नहीं कर पाया, तो लेंडर है आपको फेवरेबली कंसीडर कर सकता है और आपको इमीडिएटली भी लोन मिल सकता है। जी, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है, और इस तरह से प्रोसेस मूव करेगा। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर ये जो पूरा केस को उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, और उसमें जिस तरह से एक आगे रहा और उसको स्ट्रांग बनाने के लिए एक लंबा प्रोसेस रहता है, तो इस तरह से आप इसके तहत आगे बढ़ सकते हैं। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते आइए निगाह डाल लेते हैं आज के फंडा पर। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है, और आइए कुछ और प्रश्नों को हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न गोल्ड लोन पर है। ये प्रश्न मेरठ से है, प्रभुदास जी की एक क्वेरी है। इन्होंने मेंशन किया है गोल्ड लोन का ये लेना चाह रहे हैं, और ये स्पेसिफिकली इन्होंने अपनी मासिक आय भी मेंशन की है। साथ ही 3 लाख का इनको गोल्ड लोन मिल सकता है क्या? बलवंत साहब, इसमें तो अभी गोल्ड इनके पास कितना है उसको लेकर जब ये जाए, इसमें तो काफी हम देख रहे हैं हलचल हो रही है स्पेस में। एनबीएफसी तो थे ही, बैंक्स भी काफी इस बड़े बाजार की तरफ तमाम ऑफर्स के साथ मौजूद हैं। कैसे आप इनको बताएंगे जब ये आगे बढ़े, कैसे ऑफर्स को चेक करें, और किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए आगे बढ़ते समय इस तरफ? देखिए, गोल्ड लोन का ऐसा है कि आपका जो वैल्यू है, वैल्यू के बेसिस पे लोन मिलता है। नॉर्मली जो जितनी वैल्यू है, मतलब वो जो आपने परचेज प्राइस है उसके बेसिस पे नहीं, पर जिस दिन आप अप्रोच करते हैं उस दिन जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम 90% तक जो लोन लेंडर है गोल्ड लोन में एक्टिव वो देते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से 28% के बीच में है। तो पर ग्राम आप जितना कम लोन लेंगे, जितना ज्यादा मार्जिन ऑफर करेंगे लोन पे, उतनी बढ़िया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। अगर आप 50% लेते हैं तो आपके रेट ऑफ कम इंटरेस्ट कम होगी बनिस्पत अगर आप 80% की वैल्यू तक लोन लेते हैं, वहां पे आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि लेंडर के पास उतना मार्जिन कम अवेलेबल होता है। आपको अपना जो लेने का प्रोसेस के बारे में, आप जो आपके पास ज्वेलरी वगैरह है, वो जो गोल्ड लोन देते हैं उनके यहाँ ले जाइए, वो उसका वैल्यूएशन वगैरह करके आपको इमीडिएटली बता देंगे कि आपको कितना लोन मिल सकता है। लोन, गोल्ड लोन जो है वो नॉर्मली 1 साल के लिए मिलता है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो बाद में करना पड़ेगा। और अगर आप वापस उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो दोनों की सहमति से वो 1 साल से वापस आगे आप रिन्यू करा सकते हैं। मोस्टली इंडिया में मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस के 2 लीडर है गोल्ड लोन में। इसके अलावा HDFC, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, सेंट्रल बैंक, ओरिएंटल बैंक वगैरह भी एक्टिव है। तो आपके पास में जो बैंक है उनको अप्रोच करिए, और मेरी राय है कि आप 1-2 लोगों से अप्रोच करिए, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको लोन ज्यादा कहां से मिल सकता है और बेहतर रेट पे कहां मिल सकता है। और जहां तक प्रश्न आपका कि आपको कितना सोना देना पड़ेगा, आपको 3 लाख का लोन चाहिए लेना है, तो 90% के हिसाब से कम 3.5 लाख रुपए की वैल्यू की गोल्ड ज्वेलरी आपको ऑफर एज सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। उससे कम में आपको 3 लाख का लोन कतई नहीं मिल सकता। अच्छा, कई बार हम देखते हैं जितनी ज्यादा आप वैल्यू
बलवंत साहब, हमने ये देखा गोल्ड को लेकर ज्यादा वैल्यू आप ऑफर कर पाएंगे उतनी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी मिलेगी आपको। राइट। गोल्ड हमारे यहाँ जिस तरह से इंडियन हाउस होल्ड्स में बड़ी संख्या में घर में ही रहता है, लेकिन इसके अगेंस्ट लोन लेते समय लोग काफी सोचते थे कि बहुत ही फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गई तभी आगे बढ़ते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड जिस तरह से चेंज हो रहा है, इसमें ये प्रोसेस भी काफी हम देखते हैं तेज गति में आसानी से ये जो ऑफर्स काफी उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों के जहन में प्रश्न रहता है कितना सेफ है ये, मतलब इसको आप किस तरह से इस इशू को एड्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि काफी तेजी से ये सेगमेंट ग्रो कर रहा है और इस तरफ हम देख रहे हैं बैंक्स एनबीएफसीज काफी ऑफर्स लेकर भी मौजूद हैं, तो ये जहां तक सेफ्टी की बात है, कैसे मतलब इन किन पहलुओं को देखकर एक कॉल लेनी चाहिए? नहीं, बोरोर के एंगल से तो ऐसा है कि आपने सोना गिरवी रख दिया है, अगर आप नहीं चुका पाए तो आपके लिए वो सोना गया। पर एनबीएफसी रिस्क कैरी करती है कि अगर वो बहुत कम मार्जिन पे जैसे 90% की वैल्यू तक सोना लोन दे दिया और सोने का प्राइस कम हो गया तो वो जो बोरोर है वो सोना छुड़ाने आएगा नहीं, तो एनबीएफसी के लिए रिस्क है, पर बोरोर के लिए कोई रिस्क नहीं है। बोरोर को तो जब पैसा है वो उसको लोन रीपे में जब भी करेगा तब उसको सोना मिल जाएगा। तो बोरोर को रिस्क नहीं है, लेंडर को जरूर रिस्क है अगर वो ज्यादा प्रपोर्शन जो लोन टू वैल्यू लेंड करते हैं तो। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से लोगों के जो जहन में प्रश्न रहते हैं उनको हमने ये एड्रेस करने की कोशिश की है और इस तरह से था आज का लोन का शो। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू। दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते बता देते हैं मनी गुरु एक पर्सनल फाइनेंस शो है। अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं। आपके जहन में प्रश्न हो या सजेशन हो शो के लिए हम इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर, और SMS भेजना चाहें तो अगले सप्ताह हम आज के दिन हाजिर होंगे तो लोन बाजार पर बातचीत होगी। इस तरह से आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।